हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम करने वाले हैं। इसकी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। पहली बेसिक वाली क्लास है जिसमें सब कुछ मैंने ओवरव्यू दिया था कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद 2 क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ही, जो हमारी पिछली जो क्लासेस में हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं सिलेबस करा रही हूँ वो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जो एनसीईआरटी की किताबों में कंप्यूटर दे रखा है ना, वहीं से उठा के मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कहता है हमारा, देखो, जो कहते हैं कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली, जो हमारी पहले वाली शिक्षा प्रणाली थी, इसमें शिक्षा के बारे में इतने अवेयर नहीं थे लोग। तो अब जैसा कि भारत के नागरिक हैं, वो शिक्षा के प्रति अवेयर हो गए हैं। जैसे ही शिक्षा के बारे में वो अवेयर हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रकार की चुनौतियाँ आ गई। चुनौतियाँ बोले तो चैलेंज आ गए हैं। पहला क्या है कि पहली है जनसंख्या वृद्धि के कारण छात्रों की संख्या में वृद्धि। अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो छात्र मतलब कि स्टूडेंट भी तो उतने ही होंगे ना, स्कूल में इनरोल भी तो इतने ही कराएंगे वो छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ में क्या हो रहा है, जो वो शिक्षण संस्थान है, टीचिंग इंस्टीट्यूशन है और हमारे टीचर्स हैं, उनकी भी नीड हमें पड़ रही है ना, वो कम है। तो और दूसरा कहता है कि जो वित्तीय संसाधन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो भी हमारे पास इतने नहीं हैं। तो ये चुनौती आई, ये पढ़ चुके हम। उसके बाद कहते हैं कि बेनिफिट क्या है आईसीटी के एजुकेशन के फील्ड में। हम एजुकेशन में अगर आईसीटी को इंक्लूड कर दें तो क्या बेनिफिट होंगे। तो पहला कहता है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। हर कोई चाहता है, क्या चाहता है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग करना। इसीलिए तो आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। मोस्टली बच्चे करते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, अपने घर में अकेले बैठ के करना चाहते हैं। तो वो इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है लर्निंग का। जैसे अगर आप क्लास में हो, स्कूल में हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, सब बच्चे होते हैं। अगर 50 बच्चों का बैच है एक, तो 50 में से क्या होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप टीचर से पूछना चाहते हो लेकिन आप पूछ नहीं पाते, हेजिटेशन फील करते हो, है ना। तो इसी कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंटरैक्टिविटी में क्या होगा कि आपका जो है टीचर के साथ इंटरेक्शन बनेगा। इसमें कहते हैं कि शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट है, वो सामग्री जो कि आपके रिसोर्सेज हैं उनके साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है। जो कंटेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा वो जुड़ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि विषय वस्तु के आगे पीछे शीघ्रता से जा सकता है। वो क्या करता है, उसके पास जो कंटेंट होता है वो अपना इजीली अपना पहला चैप्टर पढ़ सकता है, दूसरा चैप्टर पढ़ सकता है। अब जैसे हमारी जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें क्या आपकी मर्जी है, आप पहले वाली क्लास पढ़ना चाहते हो या फिर लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हो या फिर बीच वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हो या फिर वो टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो बहुत मुश्किल है, जो आपके समझ में नहीं आने वाला, या वो टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मतलब है इंटरैक्टिविटी का। अगला हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड क्लाइमेट। इसमें क्या बात की गई है कि आपका जो डिस्टेंस है, आप कितनी दूर से हो, आपका क्लाइमेट क्या, आपकी जगह क्या है, इससे पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, कहाँ पे बैठे हो, आप कौन से इलाके से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आईसीटी की यहाँ पे बात चल रही है। उसके बाद कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडर रीच। इसमें क्या कहा गया है, कॉस्ट इफेक्टिव का यहाँ पे मतलब है कि पैसा कम लगता है। कॉस्ट आप अगर नेट का रिचार्ज कराते हो, अगर ना 700 रुपये का 3 महीने का रिचार्ज होता है नेट का, तो क्या है 3 महीने आप यूज़ करोगे अनलिमिटेड, कितना भी आप चाहे कौन सी भी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और वाइडर रीच, आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाओगे। अब कहते हैं मल्टीपल टीचिंग फंक्शन एंड डाइवर्स ऑडियंस। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीपल टीचिंग फंक्शन मतलब कि हम टीचिंग के अलग अलग मेथड को यूज़ कर लेते हैं। आपको कोई लेक्चर मेथड है, या फिर मैं अगर आपको कहूँ आपको डांस सीखना है या फिर पेंटिंग करनी है या फिर कुछ भी और भी स्किल सीखनी है, तो केवल जो शिक्षण मतलब कि केवल कक्षा तक लिमिटेड नहीं रहता। आईसीटी के अंडर आप अलग अलग चीज़ों को भी सीख सकते हो, डाइवर्स ऑडियंस होती है।
यहाँ पे कहते हैं कि यूनिफॉर्म क्वालिटी का यहाँ पे मतलब है क्वालिटी सबको एक समान मिल रही है, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करी जा रही, सबको एक जैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि टाइप ऑफ आईसीटी के टाइप में देखो, अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो जो रेगुलर हमारी जो क्लासेस हुई है, पहली 2-3 जो क्लासेस हुई है फंडामेंटल वाली, उसको आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैं आपको क्विक रिवाइज करवा रही हूँ। तो आगे कहते हैं कि टाइम के बेसिस पर कौन से आईसीटी के साधन है हमारे, एक तो पुराने हैं एक नए हैं। पुराने की अगर हम बात करें तो हमारे जो रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, नोकिया का पहले फ़ोन आता था, वो सारे के सारे पुराने टाइप हैं, उपकरण हैं किसके, आईसीटी के। अब नए उपकरणों की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हो गया हमारा, और मानकीकृत स्टैंडर्डाइज कंप्यूटिंग हार्डवेयर है, इंटरनेट है, वायरलेस टेक्निक, वाईफाई वगैरह, आपके सैटेलाइट्स हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के आधार पर कितने टाइप होते हैं आईसीटी के, तो मीडिया के आधार पर आईसीटी को बांटा जाता है एनालॉग मीडिया में, एक मिनट रुको, एनालॉग मीडिया में, और हमारा डिजिटल मीडिया में, और हमारा हाइब्रिड भी होता है एक। तो अगर हम एनालॉग की बात करें, एनालॉग में होता है कि जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है, किसका, फिजिकल, जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल मेजरमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है एनालॉग मीडिया। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, थर्मामीटर है, पुराना आपका रेडियो है, मेगाफोन है, पुराने टेलीफोन है, हेडसेट है। जब हम स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वो धीरे 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 करके बढ़ते हैं, आपने देखा होगा। अब ये है एग्जाम्पल, इस तरह के होते हैं एनालॉग सिग्नल, इस तरह के होते हैं। अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूँ तो आप सभी को पता है डिजिटल मीडिया यानी कि 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। तो नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है। इसका संकेत क्या होता है, 0 और 1। इसका जो उद्गम है वो मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, मशीनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। और इन दोनों से मिला हुआ, किन दोनों से, इन दोनों से, जो हमारा एनालॉग मीडिया है और हमारा डिजिटल मीडिया है, इन दोनों से मिलकर हमारा हाइब्रिड बना हुआ है, जिसमें किसके, डिजिटल के भी गुण है और जिसमें कि ये हमारा एनालॉग के भी गुण है, वो बन जाता है हमारा हाइब्रिड। अगर उसके बाद मैं बात करूँ सिंक्रोनस मीडिया की, सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस होता है साथ साथ, ठीक है। जैसे कि लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस में आप लोग कमेंट करते हो तो साथ के साथ मैं उनका रिप्लाई कर रही हूँ, वो होता है सिंक्रोनस मीडिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो जैसे वीडियो कॉल चलती है, वीडियो कॉल में अगर सामने वाला आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब भी तभी दे रहे हो, वो होता है सिंक्रोनस मीडिया। अगर एसिंक्रोनस की यहाँ पे बात करी जाए तो क्या होता है, आप जैसे कि चैटिंग करते हो, है ना, आपने मैसेज छोड़ दिया किसी के पास, तो जब उसको टाइम होगा, जब मैसेज को वो सीन करेगा तभी उसका रिप्लाई करेगा, है ना, वो होता है एसिंक्रोनस मीडिया। अब जैसे कि ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, फिर मैं जब उन कमेंटों को देखूंगी, मैं रिप्लाई करूँगी, तो वो क्या होता है, एसिंक्रोनस मीडिया होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया ना। आगे देख लेते हैं आईसीटी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो आईसीटी की लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो आधारित संरचना संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत, भाई उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। स्टार्टिंग में जब आप फ़ोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो या कोई भी आईसीटी का सामान खरीदते हो, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान, यहाँ पे बात की गई है जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर किसी के। अगर मैं बात करूं तो किसी को ये वीडियो समझ में आ रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही, किसी को आवाज़ पसंद नहीं आ रही है ना, और किसी को इंग्लिश में पढ़ना है, किसी को बिल्कुल प्योर हिंदी में पढ़ना है, किसी को मतलब आप समझ जाओ कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर किसी के, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसा मैं पढ़ा रही हूँ सबको उसी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है, थोड़ा माइंड से पॉजिटिविटी के साथ आपको बैठना, एक गिलास पानी पीना है, खड़े होके पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, आपको सुस्त नहीं होना, ठीक है। कभी पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे बात होगी इंडिविजुअल डिफरेंस को ये ध्यान नहीं देती है। उसके बाद है अधिगम समस्या, कौन सी है, अधिगम बोले तो लर्निंग प्रॉब्लम। अब क्या होता है, किसी बच्चे का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, और बात करूँ डिस्कैकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो किसी को ना ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अक्सर जो टेढ़े उल्टे दिख रहे हैं ना, ये सारी जो प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली होती है। अगर 5वें पॉइंट की मैं बात करूं तो प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई, यहाँ पर क्या होता है, इवैल्यूएशन में कठिनाई होती है। अब आईसीटी, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर मैं कोई एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं तो उसमें 20 क्वेश्चन है, और मैं बोलूं कि आपको ना अपने पेज पर ना 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? गिनती लिख लेनी है। उसके बाद जब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रही हूँ तो आपको साथ में आंसर देने हैं, और आपको ये देखना है अगर आपका पहला क्वेश्चन ठीक है तो उस पर टिक लगाना है, अगर गलत है तो गलत लगाना है। ऐसे करके आपको 20 के 20 क्वेश्चन देखने हैं। आपको ये जज करना है कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है, मेरी तैयारी कैसी है। तो मान लीजिए आपके 20 में से कितने आए? 20 में से आए आपके 5 नंबर, ठीक है, 20 में से कितने आए? 5 नंबर। और फिर मैंने आपसे लास्ट में पूछा, हाँ जी बताओ किसके कितने नंबर बने हैं। क्या मैंने पूछा? किसके कितने नंबर बने हैं। तो सब बच्चे कह रहे हैं कि मैडम हमारे तो 17 हैं, हमारे तो 19 हैं, हमारे तो 16 हैं। तो आप क्या करोगे? आप फिर गलती से नहीं, आप क्या बोलोगे कि हाँ जी मेरे भी कितने हैं? मेरे भी 17 हैं। हमें थोड़ी पता है 17 है, 15 है, 14 है ना। तो ये होता है कि हम इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात करें तो सतत लगातार प्रशिक्षण, मतलब कि ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, नया उसमें एडवांसमेंट आता है, अपडेट करनी पड़ती है चीज़ों को, तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लगातार ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बोलते हैं कि मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता, आपको अपना थोड़ा एटीट्यूड भी चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिमिटेशन की बात की है हमने आईसीटी की। अब फाइनली बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको पता है इसके बारे में, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। तो कहते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है, कौन सा कंप्यूटर? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेशन करना। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? गणक यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणक यंत्र भी इसको कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह गणितीय बोले तो मैथमेटिकल प्रश्नों को हल करने में ही सक्षम नहीं है, पर आज के टाइम में इसका उपयोग इतना, मतलब कि यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप पुस्तकों को छापते हो, ये जो बुक पब्लिश होते हैं उनमें, रेलवे के टिकट को रिजर्व कराने में, आवेदन करने में, ठीक है, अपना जो ये फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं उनको, और मौसम की जानकारी प्राप्त करने में, आज का मौसम कैसा, बारिश होगी, ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, और टिकट जारी करने में, और उसके बाद है चलचित्र, मतलब कि मूवी का टिकट देखने में, मूवी का टिकट वगैरह आप ऑनलाइन बुक कराते हो ना, यहाँ पे वो बात कर रखी है। उसके बाद बात करें तो संगीत, मतलब गाने को सुनने में, है ना, अनेक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग अनलिमिटेड है, आप सभी को पता है इसके प्रयोग, क्योंकि आप सभी लोग यूज करते हो। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर जो है कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के परस्पर समन्वय से बना है। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि कंप्यूटर कई हार्डवेयर होता है जिसको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी है उसको टच कर सकते हैं, और जो अंदर की साउल है उसको टच नहीं कर सकते हैं। यहीं पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है, हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ब्रेन की तरह कार्य करता है, तो ये कहना हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से, सटीकता एवं जल्दी से करने के लिए किया जाता है। सभी को पता, बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका पॉइंट है उस पर चलते हैं। आपका जो मेन है क्या है? फीचर ऑफ कंप्यूटर। क्या है फीचर ऑफ कंप्यूटर? क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, क्यों हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो कंप्यूटर है वो केवल गणना करने की मशीन नहीं है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा बेसिक्स वाली क्लास है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट के साथ आपको पढ़ाया, वहाँ पे सब कुछ हमने किया है कि जैसे जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन की बात की है, उसमें एक अच्छा सा सुंदर सा चार्ट है, उसकी आप फोटो लेके पढ़ सकते हो, या अपना खुद का भी बना सकते हो वो चार्ट, और सब कुछ हमने उसमें किया है बेसिकली। अब हम पहले फीचर देख लेते हैं। फीचर क्या कहते हैं कि कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है। हाँ, मेरे को याद आता, गणना जो जितने भी पुराने टाइम में जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, किसने दिया था, कब दिया था, फिर कौन कौन सी क्या क्या उसमें चेंजेस आए, वो सब हमने उसमें किया था। यहाँ गणना से मेरे को याद आई थी बात।
तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है। क्या? कैलकुलेटिंग करने वाली, प्लस माइनस करने वाली ही मशीन नहीं है। यह कई प्रकार के जटिल जो कठिन कार्य है वो भी कर सकती है। क्या? कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हार्डवेयर होता है, दूसरा आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। साथ में आपको बोलते रहना जिससे आपकी नींद भाग जाएगी। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, कौन सा भाग है? भौतिक। कौन सा भाग है? भौतिक, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसके बाद आपके जो कीबोर्ड है, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हो जी। माउस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, सीपीयू कर सकते हो, प्रिंटर कर सकते हो, प्रोजेक्टर कर सकते हो। अब हम फाइनली बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या कहती हैं? बाइनरी सिस्टम पर आधारित। बाइनरी सिस्टम बोले तो 0 और 1 उस पर आधारित है। बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। देखो जो बिट है उसको भी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ड की जो आपका शब्द है उसकी लेंथ कहते हैं। जो वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की क्या मापी जाती है? शक्ति मापी जाती है। पूछा जा सकता है कि जो वर्ड लेंथ है उसके द्वारा कंप्यूटर का कौन सा भाग मापा जाता है? उसकी शक्ति मापी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तीव्रता की, तो कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करता है, बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन करते हैं ना। आप कॉपी पे जोड़ते रहते हो 9 + 3 है ना, 8 9 है ना, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है? बहुत स्पीड से क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। उसके बाद बात करते हैं संग्रहित मेमोरी। इसमें भी मेमोरी होती है जैसे कि आप में मेमोरी होती है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य मतलब कि मेन और आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। जो कंप्यूटर के डेटा होते हैं वो सारे के सारे स्टोर करती है कहाँ पर? अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में। जैसे कि आप पुरानी बातें, कड़वी बातें याद करते हो, कहाँ पे? अपने दिमाग में स्टोर करते हो, वैसे ही कंप्यूटर भी स्टोर करता है। अगर मैं बात करूँ शुद्धता की, 4th पॉइंट है अपना शुद्धता बोले तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है। हमें पता है भाई शुद्ध मशीन है। ये जटिल से जटिल मतलब कठिन से कठिन गणनाएं भी बिना किसी एरर के कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, 7 5 9 है, उसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? 5 7 से मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करोगे फिर भी क्या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है ना, हो सकती है मिस्टेक अगर आप कैलकुलेशन करोगे, लेकिन कंप्यूटर से करा लो एक छठे सेकंड में कर देगा वो, है ना। तो यही है शुद्धता की बात। अगर मैं वैविध्यतापूर्ण की बात करूं तो कंप्यूटर क्या एक वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाएं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं कर सकता है। मिसाइल बनाना है, उपग्रह है, मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र, सब संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। अगर मैं बात करूँ 6 पॉइंट की, 6 पॉइंट क्या कहता है? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बात करता है? मल्टी प्रोसेसिंग। अगर मैं इसमें बात करूं तो कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दूंगी बहुत अच्छे वाला, प्यारे वाला। जैसे आप क्या करते हो, देखो आप हो, ये वाले आप हो, क्या हो? ये वाले आप हो। आप एक साथ क्या कर रहे हो? आप एक साथ टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो। क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो, ठीक है जी। उसके साथ आप अपना फोन भी देख रहे हो, भाई किसी का मैसेज तो नहीं आया है, ठीक है। और क्या कर रहे हो? बस इतना ही काम है। तो ये 3 काम आप एक साथ कर रहे हो। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परिश्रमशीलता की, बहुत मेहनत करता है, थकता तो वो है ही नहीं, आप लोग तो थक जाते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के कार्य करना। थकता नहीं है कंप्यूटर, बिना किसी रुकावट के बेचारा करता ही रहता है जब तक उसकी बैटरी है ना। उसके बाद मैं बात करूँ तो कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ करता है। उसके बाद मैं कंप्यूटर की जनरेशन की बात करूं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो जनरेशन वाली है, इसमें ऐसे बताया हुआ है, लेकिन आप जनरेशन कहाँ से करनी है? जो बिल्कुल बेसिक वाली क्लास में हैंड रिटन नोट्स के साथ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एक चार्ट है जनरेशन का, बहुत अच्छे से उसको मैंने कराया हुआ। उसको प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कहाँ लिखना? अपनी कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। अगर मैं कंप्यूटर की जनरेशन की बात करूँ तो पहली जो जनरेशन है, आपको ये सन छोड़ देना क्योंकि हर बुक में अलग अलग होते हैं। तो पहली जनरेशन क्या कहती है कि सन 1946, कौन सा? 1946, आज़ादी से 1 साल पहले पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन सा था? इकर्ट और जॉन ने क्या किया? पहला डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। बात को समझ गए? पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इस मशीन का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
इसका नाम था फुल फॉर्म। एब्रीवेशंस वाला टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, तो एब्रीवेशंस ये होते हैं एब्रीवेशंस, इसलिए इनको याद कर लेना है। जहां पर भी ऐसे शब्द आपको दिखे उनको रट लेना है, घोट के पी जाना है। तो यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा था? वैक्यूम ट्यूब। क्या? वैक्यूम ट्यूब। ऐसे बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कमरे जितने कंप्यूटर होते थे वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको चलाने के लिए, किसको? पहली जनरेशन वाले कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी, मतलब कि लाइट बहुत लगती थी, बिजली बहुत लगती थी। अगर मैं दूसरी जनरेशन की बात करूं तो इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो मशीनों का साइज था वो बड़े से कमरे जितने साइज से क्या होगा? छोटा हो गया। अब इसमें क्या लगा? एनर्जी भी कम लगी और स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, है ना, और हम रिलायबल भी था, हम विश्वास भी कर सकते थे इसके ऊपर, कैलकुलेशन भी अच्छे से निकाल देता था ये, प्लस माइनस। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर कौन सी? प्रोग्रामिंग करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह पर संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाते थे। अब देखो यहाँ पे ना हम लैंग्वेज की यहाँ पे स्पेशल बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो आपका ये वाला था ना, पहली जनरेशन थी, इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जिसको सिर्फ मशीन ही समझ सकती थी, आप लोग नहीं समझ सकते थे। 0 1 मैं आपको बोलूँ 0 1, आप क्या समझोगे? मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 0 1 0 0 1 1 1 0, क्या समझोगे आप इससे? लेकिन जो कंप्यूटर है हमारा वो इसी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 वाली लैंग्वेज को समझता है। तो ठीक है जी, यहाँ पे जो दूसरी जनरेशन थी उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया। इसमें क्या आया? कंप्यूटर ने मशीन भाषा के स्थान पर जो प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी? असेंबली भाषा का प्रयोग किया, जिसमें आपके बाइनरी कोड की जगह पर क्या थे? कुछ प्रोग्रामिंग कोड थे। यहाँ पे ना अल्फाबेटिक भी थे, जैसे कि एन है, वी है, आई है, सी है, पी है, टी है, उसके बाद 1 2 है, 3 है, ऐसी वाली क्या थी? आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, जिसमें न्यूमेरिकल भी थे, जिसमें न्यूमेरिक वर्ड भी थे, अल्फाबेटिक भी थे। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आया? ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो कि कंप्यूटर के जो इंटरनल उसके अंदर वाले जो ऑर्गन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी। इसीलिए सन 1958 में जो जैक किल्बे ने आईसी, क्या है आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के मल्टीपल घटकों को एक एकल सिंगल चिप में डाल दिया। इसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या हुआ? कंप्यूटर का जो साइज था वो छोटा हो गया। उसके बाद मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो फोर्थ जनरेशन में क्या आया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है ये? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण हुआ और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है इनका निर्माण हो गया था। इनके आविष्कार से क्या हुआ? जो प्रोसेस था उसके आकार में कमी आई। अब मैं बात करूँ 1975 में पहला माइक्रो कंप्यूटर 8000 प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वाली जो क्लास है इसमें मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ इस क्लास को भी। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके जरूर देख लेना, ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, परम सिद्धि कौन सा कंप्यूटर है ना, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1981 में जो IBM था उसने क्या निर्माण किया? पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया था, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, है ना। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण हुआ था। किसका? लैपटॉप का निर्माण हुआ था, जो कि आकार में कैसा था? एक ब्रीफ केस के समान था। कैसा था? ब्रीफ केस के समान था, जो आप लेके चलते हो, है ना, वो ब्रीफ केस लेके चलते हो, जिसमें आपका सारा का सारा टेंची जिसको बोलते हैं, सारा का सारा सामान आप लेके चलते हो, टेंची से उठा के चलते हो, उसको बोलते हैं ब्रीफ केस। और पाम टॉप होता है जो हाथ में रखते हो, फोन जिससे आप वीडियो देख रहे हो, पाम टॉप का निर्माण भी इसी टाइम पे हुआ था, जैसे जेब में रखा जाता है, लेकिन आप लोग तो हाथ में रखते हो। हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ जनरेशन की, खुश हो जाओ, फिफ्थ जनरेशन आ गई है। यहाँ पे क्या हुआ? अब जो कंप्यूटर है ना उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? यहाँ पे इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो जो कि आपके रोबोट में होती है, रोबोट आपके इशारों पर सारा काम कर देते हैं। अब AI आपने देखा है कहाँ पर है? ये स्नैपचैट में भी AI का आपको दिखता है, वो AI है ना, आपका मित्र AI जो भी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको सब कुछ बता देती है, आप कुछ भी पूछ लो, आपने टाइप किया, फट दे से उसका रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो कितने कितने बढ़ गई है टेक्नोलॉजी। उसके बाद
ये हो गया हमारा। इसमें था, अब जैसे अगर मैं बात करूँ फेस अनलॉक की, आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में ऑप्शन आता है फेस अनलॉक का। आप फेस देख के आपका वो जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, सेंसर है ना। ये इसमें किस में आया था, 5th जनरेशन में। उसके बाद आपके ये सिमडी में AI, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। अगर मैं बात करूँ इनपुट डिवाइसेस की, ये हमने नहीं किया था, इसको हम अभी करेंगे। ठीक है जी। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर कुछ फीड करते हो। देखो यहाँ पे एक अच्छे से प्यारे से एग्जांपल के साथ हम चलेंगे, जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। तो ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं, उसके जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना, उसके ब्रेन में डालते हैं ये, कि वह क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है। और निर्देश या आदर्शों को कंप्यूटर के ब्रेन यानी CPU तक पहुंचाते हैं। अगर बात करी जाए तो CPU का नहीं, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। अब जैसे क्या होता है, अब जो मम्मी है वो आपकी मम्मी क्या करती है मम्मी आपके दिमाग में कुछ भेजे में कुछ बात घुसाती है ना। आप क्या करते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। फिर क्या करती है मम्मी, क्या करेगी, एक कान के ऊपर हाथ रख लेगी और फिर दूसरे कान से वो जो उसको बात कहनी है, ठीक है, वो बात आपके कान में कहेगी, फिर वो जाएगी आपके ब्रेन तक, फिर वो वहाँ पे सुरक्षित बैठी रहेगी। समझ गई बात को। ठीक है, ये तो हुई हमारी हंसी मजाक की बात। अब चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जी, और आपके इनपुट और आउटपुट जो बोथ डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो कीबोर्ड होता है, आपने सभी ने देखा है कीबोर्ड, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रिक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, उसके बाद टैबलेट है, बारकोड रीडर है, OMR है जिस पे आपका एग्जाम होगा, OCR है, MICR है, ATM है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो है CPU के ब्रेन में, CPU में पहुँचाते हैं बेसिकली। आप लोग मुझे बता सकते हो ये जो कीबोर्ड क्या, जो जॉयस्टिक है, ट्रिक बॉल है, लाइट पेन है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी करानी है क्या, और मतलब कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़नी है आपको या नहीं पढ़नी है, या फिर आपको सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो करना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने सब कुछ आपको करवाया ही दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ बोथ है जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं। इनपुट तो हमने देख लिए, अब बोथ में क्या कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, जो आपका वर्चुअल रियलिटी है, बिल्कुल जी, USB मेमोरी है, उसके बाद टच स्क्रीन है, और जो आपकी फैक्स मशीन होती है, डिजिटल कैमरा है, CD है, DVD है, ड्राइव है, ये आपके क्या होते हैं, ये इनपुट का भी काम करते हैं और आपके आउटपुट का भी काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो आपका मॉनिटर होता है, कितने टाइप का मॉनिटर होता है पता होना चाहिए, प्रिंटर कौन से होते हैं, जो हेडफोन है आपका, GPS है, प्लॉटर है, स्पीकर है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के भाग की, कंप्यूटर के मेनली कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं जी। ये इनपुट होता है जी, आउटपुट होता है जी, CPU होता है, CPU के आगे सब पार्ट होते हैं जी, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और आपका क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जो कि आपके मैथ से संबंधित, लॉजिक से संबंधित कामों को करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ लिखे हुए आउटपुट डिवाइसेस, आप देख लेना, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड रिकॉर्ड है, ईयरफोन्स है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो CPU क्या होता है, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज CPU, क्या बोलोगे आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ जी। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि आप सभी लोगों के पास बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है जी। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, गणना से संबंधित कार्य, लॉजिकल तर्क संबंधित कार्य किए जाते हैं ALU में। AL क्या होता है, अर्थमेटिक, L क्या होता है, लॉजिकल। अर्थमेटिक में जो मैथ से संबंधित है और लॉजिक से संबंधित जो आपके काम होते हैं वो करे जाते हैं इसके अंदर। एक होती है आपकी MU बोले तो मेमोरी यूनिट, इसमें क्या होते हैं, सभी सूचनाएं होती हैं, आंकड़े हैं, उनको स्टोर किया जाता है। इसमें ना मेमोरी अगर मैं बात करूँ तो एक मेमोरी होती है आपकी वोलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। आगे हम बात करेंगे इसकी भी, वैसे हम पढ़ चुके हैं इस मेमोरी वाले पार्ट को भी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेस के आधार पर भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है जी, कौन कौन सी होती है जी, रजिस्ट्रार होती है, रजिस्ट्रार मेमोरी होती है जो कि सबसे पहले लगी हुई होती है, फिर आपकी कैचेस मेमोरी होती है, प्राइमरी होती है, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब मैं बात करूँ कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करती है। कौन करेगी, कंट्रोल करेगी, जो इनपुट की एक्टिविटीज़ हो रही है, आउटपुट की हो रही है, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारी CU कंट्रोल यूनिट करती है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैं आपको पढ़ा के आई हूँ, अब आप लोग इसको देख लेना एक बार।
इसमें कौन कौन से होंगे आपके, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, 3 इसके सब पार्ट होते हैं। आपका जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है इसमें क्या काम किए जाते हैं, आपके डेटा पर जो डेटा संबंधित प्लस माइनस गुना भाग के जो काम है वो यहाँ पे किए जाते हैं। ये आपका एक सुंदर सा प्यारा सा चार्ट है। यहाँ पे आपका इनपुट यूनिट होता है जिसमें आप कुछ इनपुट कराते हो, ये आपका आउटपुट यूनिट होता है जो आपको निकाल के देता है खाना, है ना। उसके बाद जब मैं बात करूँ अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यहाँ पे होता है मेन मेमोरी, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो आपका फ़ोन फुल हो जाता है तब आप लगाते हो। यहाँ पे आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है किसको, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को भी, आपकी मेमोरी को भी, सबको ही कंट्रोल करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ पर सारी की सारी सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, निर्देश मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे स्टोर किए जाते हैं, वो आपकी मेमोरी कहलाती है। ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर रिट्रीव कर सको, वो आपकी मेमोरी कहलाती है। तो आप क्या करते हो, आपको ना प्रेजेंट की बातें इतनी याद नहीं रहती, आपकी मेमोरी में जितने पास्ट की बातें याद रहती हैं। सही कह रही हूँ ना, बताओ सही कह रही हूँ। कुछ भी इवेंट हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए उससे रिलेटेड, आपको वो सारी की सारी मेमोरी जो है वो ताज़ा हो जाएगी, पुरानी वाली मेमोरी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा हमने सुबह क्या खाया है ना, हमने दोपहर में क्या खाया, हमने कल क्या खाया था, आपको ये याद नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ये हार्डवेयर की क्रियाओं को कंट्रोल करती है और उनको रेगुलेट भी करती है, तथा प्रोग्राम को एडमिनिस्टर क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करती है। यह मेमोरी और ALU के बीच में क्या करती है, डेटा का आदान प्रदान करती है, लेती है, देती है, ऐसा ऐसा काम ही करती है। उसके बाद जो है CPU के ये घटक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपका रजिस्ट्रार होता है। क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है, रजिस्टर होता है। इसमें क्या किया जाता है, CPU के भीतर जो उच्च गति, हाई जो गति है, जो स्पीड है, विशेष प्रयोजन वाली समर्थ्य इकाई होती है जिनको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। यह है रजिस्टर महत्वपूर्ण प्रोग्रामों को निष्पादन बोले तो परफॉर्म करता है। इसको लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो छोटी छोटी सूचनाएं आप स्टोर करके रखते हो वो यहीं पे होती हैं। अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूँ तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। अगर आप उसको खोलोगे, उसको आपके कंप्यूटर को, तो वहाँ पे ना एक ऐसा ब्लैक ब्लैक सा होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें उससे भरी होती है ना, सब कुछ वहाँ पे लगा होता है मदरबोर्ड के ऊपर। ये आपका सारी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होता है। मैं फ़ोटो ऐड करना भूल गई, फ़ोटो ऐड करना था मुझे, ताकि आप जल्दी रिलेट कर पाते मदरबोर्ड से। तो इस टाइप का आपका कुछ मदरबोर्ड होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छपी हुई होती है, मतलब कि सारा का सारा सिस्टम कहाँ पे, मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, इसको कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जिस पर CPU समृद्धि स्थापित होती है। जो CPU की जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर होती है, वो आपकी मदरबोर्ड पर होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है जी। इसके अतिरिक्त जो है सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट लगे होते हैं। जो सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या होते हैं, उसके ऊपर स्लॉट्स लगे हुए होते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, अडॉप्टर या कार भी कहते हैं। अब बसेस होती हैं, इसमें इनपुट व आउटपुट उपकरण जो होती हैं हमारे यहाँ पे, इनपुट व आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के CPU से जोड़ने के लिए समांतर तारें होती है जिनकी सहायता से डेटा 2 दिशाओं में प्रेषित किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे यहाँ पर ये होता है ऐसे A से B तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसे फिर B से A तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। या फिर आपके A से B तक, B से A तक, ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है डेटा। आउटपुट आप लोगों को पता ही है, जो आपको आपकी खाना बन के परोस के, मतलब कि आपका जो खाना बनता है ना पूरा का पूरा, जो आपकी थाली में परोसा जाता है, उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। अब मेमोरी क्या होती है, देखो 2 टाइप की मेमोरी होगी, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसका कंप्यूटर में सीधी पहुंच होती है, एक्सेस सीधा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मेन चलते हैं हम। देखो प्राइमरी मेमोरी जो है, इस स्मृति यूनिट को संपर्क जो होता है वो सीधा किससे होता है, CPU से होता है। यह स्मृति अनेक छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं, सेल कहते हैं, लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन एक निश्चित बिट स्टोर की जाती है, जिसमें कि 8 है, 16 है, 32 है, ये होती है। जितने बिट अधिक होगी, क्या कहते हैं, जितने बिट अधिक होगी उतने ही डेटा के ट्रांसफ़र करने की जो गति है वो होती है। इसकी तुलना हम क्या करते हैं, सड़क से करते हैं। सड़क जितनी भी चौड़ी होगी, जो आवागमन है, ट्रैफिक की जो फैसिलिटी है उतनी ही ज़्यादा होगी। ये है आपकी सड़क, इसको इतना सड़क को कर दो, जितनी लंबी बड़ी चौड़ी सड़क होगी वहाँ पर ऐसे ट्रैफिक ऐसे ट्रैफिक आएंगे।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डेटा संग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, राइट का हम यूज़ करते हैं, रीड, और डेटा जो प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। ये जो मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। इसमें आपके क्या लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए होते हैं। रैम होती है, रोम होती है। रैम क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और जो रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, वो आपकी परमानेंट होती है, जिसको हम नॉन वॉलेंटाइल भी कहते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो आपको जो मेमोरी वाला छोटा सा मैंने कराया था हैंड रिटन नोट्स के साथ, वो वहाँ से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे बहुत शॉर्ट और क्रिप्स जो है बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे सही लिखा हुआ है। यहाँ पे तो ऐसे पैराग्राफ में आपको वैसे नहीं समझ में आने वाला। ठीक है जी। अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी की, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, जिसको आप रीड ही कर सकते हो, है ना। ओनली ओनली क्या करोगे, ओनली रीड ही करोगे। ठीक है जी। रीड ओनली मेमोरी जो है रोम मत क्या होती है, नॉन वॉलेंटाइल होती है। इससे आपको याद कर लेना। देखो कैसे याद करोगे, यहाँ पे रोम है ना, ओ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे नॉन वॉलेंटाइल है ना, तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जी। रोम जो है वो बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। रोम के अंदर जो डेटा इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, रोम के अंदर जो भी डेटा इकट्ठा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ द डेटा कहते हैं जी। ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूँ इनकी, तो प्रॉम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। इस समर्थी में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जाता है, उसे ना तो मिटाया जा सकता और ना ही संशोधित किया जा सकता। इसमें कहते हैं कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर एक प्रोग्राम आपने लिख दिया, ना तो आप उसको मिटा सकते हो, ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो। बस लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ इसमें। इसमें हुआ कि जो आपकी यूवी है, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, इनके माध्यम से क्या करोगे आप, उसको मिटाया जा सकता है। जो प्रोग्राम बनाया है उसको मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकली ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, सिंपल सी बात ये है कि इसको आप इलेक्ट्रिकली तरीके से इरेज कर सकते हो। संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। कमांडर्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ही प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ना अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, देखो फ्लैश मेमोरी एकदम से बल्ब की तरह आपके दिमाग में, आप जैसे अब यहाँ पे आप कोई क्लास देख रहे हो है ना, अगर मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकल गया तो एकदम से आप क्या अपने बैकग्राउंड में चले जाओगे, अपने पास्ट में चले जाओगे, अच्छा रिलेट करने लग जाओगे चीज़ों को, हाँ ये हुआ था वो हुआ था। तो एकदम से जो इंसिडेंट आपके माइंड में आता है उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रैम की, तो ये क्या होती है, ये एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अस्थाई होती है, स्थायी नहीं होती है। इसको संग्रहित करने के लिए एक हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, लगातार विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत हमें पड़ती है। मेमोरी के हर स्थान तक एक स्थान समय पर पहुंचा जा सकता है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है, जी स्टैटिक मेमोरी होती है, एक हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है। क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी होती है और हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है। स्टैटिक मेमोरी अधिक स्थान लेती है, हमें पता है जी, है ना। और जो हमारी जो डायनेमिक मेमोरी होती है, देखो यहाँ पे ना उसकी बात हो रही है, रैम की बात हो रही है। रैम दो टाइप की होती है, एक हमारी स्टैटिक होती है, एक हमारी डायनेमिक होती है। तो जो स्टैटिक मेमोरी है वो अधिक स्थान लेती है, इसका निर्माण लागत भी अधिक होती है। यह क्या होती है, बिल्कुल तेज होती है, इसको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता है और लंबे टाइम तक ये चलती है। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की भाषा की बात करूँ तो हर देश तथा राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे कि आप लोगों की भी भाषा होती है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। तो हर राज्य तथा देश की अपनी अपनी भाषाएं होती है। इसी भाषा के कारण जो है लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर हमारा होता है उसकी भी अपनी भाषा होती है, जिसको आप क्या कहोगे, कंप्यूटर की भाषा कहोगे। निर्देशों का अनुपालन करता है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको फॉलो करता है, उनकी कैलकुलेशन करता है, उनको रिजल्ट निकाल के देता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा का विकास, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषा का विकास है वो प्रोग्रामर करते हैं। कौन करते हैं, प्रोग्रामर करते हैं। अगर उसके बाद मैं बात करूँ आस्की की, ठीक है,
ये क्या कहते हैं भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। क्या बात करते हैं, देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं को आदान प्रदान तब तक नहीं कर सकते जब तक वे एक दूसरे के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कोड संकेतों से परिचित ना हो। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आपके पल्ले ही ना पड़े, ठीक है, अगर मैं कोड वर्ड में बात कर रही हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ ITCLP, अगर मैं इस लैंग्वेज में से कोड वर्ड में एक एक अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट मैं आपको बताऊँ, है ना, तो जिसको ये कोड पता है वही इसको समझ पाएगा, और तो नहीं समझेगा कोई। वही बात यहाँ पे आस्की ने करी है कि सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अमेरिका ने क्या करा, एक मानक कोड तैयार करा है। क्या? एक मानक कोड तैयार किया है, जिसे अब पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है। जो भी इसके वर्ड हैं, जो कि जिसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी आती है, उन सबको ये पता होती हैं। तो इसको आस्की के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक अंक है, अक्षर है, प्रत्येक अंक, अक्षर या संकेत को 8 बिट से दर्शाया जाता है। इन 8 स्थानों पर केवल क्या होता है, 0 और 1 की संख्या ही लिखी हुई होती है। अब हम मेमोरी मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ये। तो मेमोरी मेजरमेंट जो है, एक बिट सिंगल आपका डिजिट होता है, 0 या 1 होता है। एक निब्बल में क्या होता है, 4 बिट आपके होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो। एक निब्बल में आपके कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने होते हैं, 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक केबी में आपके 1024 बाइट होते हैं जी। एक मेगाबाइट में आपके 1024 केबी होते हैं, जीबी, एमबी, ये आपको याद कर लेना है जी। हाँ जी, देखो आपको थोड़ा सा याद कराऊँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है केबी, एमबी, इनको सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सबसे पहला आएगा, कौन सी सबसे बाद में आएगा। तो देखो, केबी का आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। अब जैसे अगर आप अपने फ़ोन में डाटा यूजर्स में जाओगे कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, कौन से ऐप में, तो वहाँ पे किसी किसी ऐप में ना केबी लिखा होगा कि इतने केबी यूज़ हुआ है ना। उसके बाद होती है एमबी, जब आपकी डेटा लिमिट आती है 500 MB नेट, आपका जो डेली पैकेज है उसमें से आपका क्या कितना 500 MB नेट बचा है, 100 बचा है, 10 बचा है, वो आपकी MB है, वहाँ से रिलेट करो। उसके बाद अगर मैं जीबी की बात करूँ तो आपको डेली नेट कितना मिलता है, जैसे ये आपको 1024 GB, ठीक है, आपको 1.5 GB नेट मिलता है, आपको 2 GB नेट मिलता है, आपको 3 GB नेट मिलता है, वहाँ से आप याद करो। ठीक है जी। केबी छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा एमबी होता है, फिर आपका जीबी होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा आपका टीबी होता है, फिर पीबी होता है, फिर ईबी होता है, फिर जेडबी होता है, फिर वाईबी होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको याद करा दिया, केबी, एमबी, जीबी। अब आप याद करोगे, किसको याद करोगे, टीबी को याद करोगे। भाई जीबी जो है ना, जीबी आपका क्या है, जीबी आपका वो जीबी व्हाट्सअप, ठीक है, जीबी व्हाट्सअप है। और टीबी क्या होता है, अब जीबी व्हाट्सअप से आप कहाँ पे आ गए, सीधा आप टीवी पे आ गए। टीवी पे आने के बाद आप आगे पीबी पे। पीबी आप लोग रिलेट करो, थोड़ा निमोनिक्स बनाओ ना जो आपको याद भी रहे। पेटाबाइट है, उसके बाद एक्साबाइट है, फिर आपका जेटाबाइट है, फिर योटाबाइट है, फिर आपका ब्रोनोबाइट है। पीबी पर आए, उसके बाद आप ईबी पर आए, फिर आप जेडबी पर आए, फिर आप वाईबी पर आए, फिर आप ब्रॉन्टोबाइट पर आए, फिर आप जियोबाइट पर आए। यहाँ पे एमबी, जीबी, टीबी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है, आपको ना सीक्वेंस याद कर लेना, पूछा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जी, हमें पता है जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, हम नहीं बताते। उसके बाद है जी आपका हार्डवेयर क्या होता है, हेल्प टू रन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को चलने में हेल्प करता है। समझ गई बात को। हार्डवेयर कौन सा होता है, जिसको आप टच करते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी आत्मा होती है, जिसको टच नहीं कर सकते, है ना। आपकी आत्मा को कोई टच कर सकता है, छू सकता है, देख सकता है, नहीं ना। हाँ जी। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जी, बिल्कुल जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो 3 टाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका लैंग्वेज प्रोसेस है, आपका डिवाइस ड्राइव है, आपका BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को आपस में ये जोड़ कर रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद है ये मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, शेड्यूलिंग है, एरर डिटेक्शन, ये सारे के सारे काम बेचारा कर लेता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर जो है आपकी मशीन लैंग्वेज है, असेंबली है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा है, C+ है, C++ है, जो भी है ये।
उसके बाद डिवाइस है और उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। किसके अपोजिट होते हैं जी? अपोजिट टू सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन हाई लेवल लैंग्वेज। अपोजिट टू सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही अपोजिट होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज लिखे जाते हैं। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं इनको भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। आपका दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हो। एक होते हैं आपके स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो जनरल पर्पस होते हैं उनमें आपका जो जनरल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, आपका जो मीडिया प्लेयर होता है, आपकी जो एडोब है, फोटोज शॉप है, ये सारे के सारे होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेशल पर्पस की, तो ये जैसे आप टिकट का रिजर्वेशन कराते हो, आप हेल्थ चेकअप कराते हो, होटल मैनेजमेंट, ये सारे के सारे स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको पता होना चाहिए। आपको नींद तो नहीं आने लगी हैं? हजवाइया तो नहीं ले रहे आप लोग? ऐसे इतनी इजी लैंग्वेज में एंटरटेनिंग के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नींद नहीं आनी चाहिए आपको, है ना? नींद तो ऐसे भगा दो, पानी वानी पिए उठ के अगर नींद आ रही है तो। एग्जाम क्रैक करना है ना, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आपका एग्जाम को क्रैक कराने में, तो आपको मुझसे डबल मेहनत करनी है। तो चलिए देख लेते हैं जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती हैं जी आपके? ये होते हैं सिस्टम के क्लोज होते हैं। सिस्टम के क्लोज होंगे और जो हमारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो यूज़र के क्लोज होते हैं। उसके बाद इनकी स्पीड फास्ट होती है, इनकी स्पीड स्लो होती है। ये डिफ़िकल्ट डिज़ाइन करने में बहुत मुश्किल होते हैं। इनको हम ईज़िली डिज़ाइन कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, ये भाई मेरी एप्लीकेशन है, इस पर आप कोर्स खरीद लो, ये कर लो, है ना? देखा होगा, सुना होगा ना। तो ये क्या होते हैं? ईजी डिज़ाइन, ईजिली कोई डिज़ाइन कर लेते हैं इनको। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनको डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इनको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। ये समझ में भी ईज़ी आ जाते हैं। ये क्या होता है? लेस इंटरैक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। ये छोटे होते हैं साइज़ में, ये बड़े होते हैं साइज़ में। ये इनको मैनिपुलेट करना भी मुश्किल होता है। ये क्या होता है? इनको मैनिपुलेट करना ईज़ी हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जनरली ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसको हम लोग समझ लेते हैं ईज़िली। उसके बाद हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करेंगे जी। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे होती हैं, देखो, ये होते हैं आपकी असेंबलर। असेंबलर में क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं? सिंबॉलिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबॉलिकल, क्योंकि इसमें सिंबल्स होते हैं। आपके 0 1 भी होगा, आपके इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, है ना? कहने का मतलब न्यूमेरिकल भी होगा और अल्फ़ाबेटिकल भी होगा। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आप पढ़ लोगे आराम से। तो जो असेंबलर होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है जी। आपको फिर क्या करना है? लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। शेयर नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है ऐसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने का। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आपकी रूबी है, पर्ल है, पाइथन है, पीएचपी है, ये आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई जो लेवल लैंग्वेज है उनको मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन ही कन्वर्ट करेगा। जैसे कि एक लाइन है, ये एक लाइन को इसने इंटरप्रेट कर दिया, मतलब कि उसने जो मशीन लैंग्वेज, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। अब जैसे एक लाइन है, ठीक है, आप एक लाइन को ये क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में 0 1 वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी कंपाइलर की, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके बाद में वो एरर दिखाता है। देखो कंपाइलर कितना समझदार है ना, कितना समझदार है ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन पूरे प्रोग्राम को, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसको पूरे को पहले क्या करेगा? वो बेचारे को पढ़ लेगा। उसके बाद में ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसी मशीन लैंग्वेज में, और बाद में क्या दिखाता है? एरर दिखाता है। और हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो इस लाइन को करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर जो है पूरे के पूरे जो है आपका पैराग्राफ जो है उसको एक साथ कर देगा ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसी मशीन से। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है सिर्फ उसको मशीन समझ सकते हैं, हम जैसे इंसान उसको नहीं समझ सकते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो किससे रिलेटेड होती है जी?
बताओ मुझे किससे रिलेटेड होती है? तो लो लेवल लैंग्वेज आपकी डायरेक्टली रिलेटेड होती है मशीन से, जो कि मशीन के ही समझ में आएगा, हमारी समझ में ये नहीं आने वाला। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूँ तो ये इंडिपेंडेंट होती है मशीन से, जो हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद मशीन लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो ये होती है हमारी 0 और 1, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो ओ क्या होता है? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। ओ में इलेक्ट्रिकल पल्स अब्सेंस होता है, मतलब कि अनुपस्थित होता है। अगर ए की मैं बात करूँ तो प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रिकल पल्स। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की भाषा की बात करूँ, जो कि ये तो हम कर चुके हैं ना पहले भी। हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो, ये दो प्रकार की भाषा यहाँ है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। पर आप समझ चुके हैं ना मशीन और असेंबली लैंग्वेज को। तो ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज वही होती है जो सिर्फ 1 और 0, 0 और 1 बाइनरी कोड में ही समझती है। हमारी भाषा में वो नहीं समझती है, और ना हम उनकी भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर जो है, दो टाइप के कंपाइलर यहाँ पर होते हैं। कितने? दो टाइप के कंपाइलर होते हैं जी। कितने? दो टाइप के। जोर से बोलो, कितने? दो टाइप के कंपाइलर होते हैं जी। ठीक है। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, हमारा खत्म ही होने वाला, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, है ना, पानी वानी पियो। ठीक है जी। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर क्या होती है? इस प्रकार की कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करती हैं। तो क्या करती हैं? इसमें क्या होता है? HLL बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज से, HLL बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज से दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, मतलब कि ट्रांसलेट करते हैं। समझ में आया? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आया। उसके बाद अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या होता है जी? एक उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। देखो कंपाइलर दो टाइप के थे, एक हमारा सोर्स टू सोर्स कंपाइलर था, है ना, देखिए ये वाला, है ना, कहाँ गया ये वाला, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर है। दूसरा हमारा है कंपाइलर। तो ये स्टैंडर्ड जो कंपाइलर है, कौन सा? स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड क्या करता है? ये तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। तो ये क्या करेगा? HL जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। तो एक उच्च स्तरीय भाषा का निम्न निम्न बोले तो मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, जो कि हम पढ़ के आए हैं। इसकी कार्य करने की, देखो कंपाइलर से याद रखो, कंपाइल करना, जोड़ना, एक साथ कर देगा सब कुछ काम ये। इसकी कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। इसको मेमोरी में अधिक स्थान चाहिए होता है, क्योंकि एक बार में पूरे प्रोग्राम को ये पहले तो रीड करेगा, फिर कोई एरर है तो उसको, फिर वो एरर का मैसेज दिखाएगा, फिर उसको क्या करेगा? चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद है आपका डी कंपाइलर। क्या होती हैं? मशीन कोड भाषा या सोर्स भाषा में परिवर्तन करते हैं। देखो जो डी कंपाइलर्स होती हैं वो आपके क्या करते हैं? जो मशीन कोड भाषा है ना, उसको किस में चेंज करते हैं? कंपाइलर, मतलब कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें। उसके बाद आते हैं इंटरप्रेटर। जो है इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन को चेंज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं जी। असेंबलर क्या होते हैं जी? हम पढ़ चुके हैं। यह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा का मशीन भाषा में अनुवाद करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में भी बदलता है। इसमें कुछ निमोनिक्स कोड्स होते हैं, जैसे कि ADD है, NOV, कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों इसमें होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर में, इसलिए मैं आपको लेके आई हूँ। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आप ये ना को, हाँ ये क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कन्वर्ट 51 टू बाइनरी, मतलब कि आपको क्या करना है? डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना है। क्वेश्चन आता है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, क्या कहते हैं? डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने के लिए आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको दिया गया है 51 को बाइनरी में चेंज करो, 51 को बाइनरी में चेंज करो, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 51, और यहाँ पे आपको 2 से क्या करना है? भाग करना है, 2 से ही करना है। उसके बाद ये भी आपको मैं लॉजिक बताऊंगी, पहले तो आप बस इतना ही समझो, 2 से करना है आपको। अब इसमें क्या होता है भाई, आप करके देखो, 2 से कितने पे जाएगा आपका? 25 दूनी क्या होता है? 50 होता है। बचा कितना? 1 बचा, तो 1 बचा ना, 1 यहाँ पे लिख दो। अब देख लो, अब ये किससे जाएगा? अब ये 12 से जाएगा, 12 दूनी क्या होता है? 24। यहाँ पे भी क्या बचा? 1 बचा। अब देखो किससे जाएगा? 2 किस पे जाएगा? 6 पे जाएगा। 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है जी। पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पे लगा दो जी 0। उसके बाद जो है 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया जी, यहाँ पे लगा दो 0। अब यहाँ पे 2 पे जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा जी। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप लगा दो 1। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको जाना है कहाँ से? नीचे से आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे लिखना 1 1, जो आपका आया है 1 1 0 0 1 1, ये आपका क्या है? 51 का हमने क्या कर दिया? बाइनरी में चेंज कर दिया। जो हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो अगर मैं तो 51 को समझूंगी, हम सब 51 को समझेंगे, 51 को समझेंगे, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या समझेगा? 1 1 0 0 1 1, ये समझेगा 51 को। कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर है ये समझेगा। ये होती है बाइनरी लैंग्वेज,
ऐसे करना होता है, कन्वर्जन ऐसे करने होते हैं, चेंजेस। आप देख लेना, अगर आपको ये पढ़ना है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल है, ये सारे के सारे जो कन्वर्जन है, मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा यहाँ से एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो बता दें मुझे, एक बार अपने फीडबैक ज़रूर दें, मैं आपको ये जो टॉपिक है ये भी करा दूंगी। बचना कोई भी टॉपिक नहीं चाहिए, हमें सब का सब कंप्लीट करके जाना है। यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। अब बस आपको एक बार क्या करना है, कमेंट करना है कि मैडम हमें ये करना है, ये टॉपिक। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा भी दिया और आप कहते हो कि मैडम ये हमें समझ में नहीं आया, आप फिर को दोबारा पढ़ाओ, तो उस जो टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा भी पढ़ाया जाएगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी, आज का जो हमारा लेक्चर है इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या करना है, आपको क्या करना है पता है ना आपको, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।